क्या गोगोई फैमिली ही वो फैमिली थी जिन्होंने उनके नाम को अपोज किया, जिसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा नाराज हो गए? क्या एक नुकसान है कांग्रेस पार्टी का? मैं तो चाहूंगा कि कांग्रेस दल में और ऐसे जितने भी नकली कांग्रेसी हैं वो निकल जाए। मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि भाजपा जब केंद्र से जब उनकी सरकार जाएगी तो सबसे पहले भाजपा को छोड़ने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा जी ही होंगे। पीएम मोदी की बात से आप लोग सहमत नहीं थे? आप चाहते थे कि पीएम मोदी संसद में आपके सामने बात करें? आज मोदी जी को विदेश भ्रमण करने के लिए समय है, अमेरिका फ्रांस जाने के लिए समय है, मणिपुर में आग लगी है, 4.5 महीने हो गए, आज भी अशांति का वातावरण। सदन में भाषण देते समय अमित शाह को गुस्सा दिला देते हैं, आप पर ये आरोप लगाते हैं और वीडियो भी बड़ा वायरल होता है। जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को मारा और उसके मारने वाले को वो सच्चा देशभक्त समझते हैं, ये दल कौन होते हैं कि हम सबको धर्म और राष्ट्र पे हमको सर्टिफिकेट। इंडिया का जो आपका अलायंस है उसमें एआईयूडीएफ से लेकर बातचीत और शामिल करने की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़े हैं आप लोग? कुछ दल ऐसे हैं जो नाम में विपक्ष कहलाए जाते हैं लेकिन काम में वो बीजेपी के सहायक होते हैं। आपकी दोस्ती अच्छी है राहुल गांधी से, बात सच है? दोस्ती एक बहुत प्यारा शब्द है, मैं उस दोस्ती शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँ। आप 2012 में पार्टी ज्वाइन करते हैं, 2014 में आपको पहला टिकट मिल जाता है लोकसभा का कालियाबोर सीट से। क्या कांग्रेस पार्टी पे खासकर भाजपा जो एक परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो क्या आप उस आरोप की फहरिस्त में अपने आप को शामिल देखते हैं? मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। जमघट का जो हमारे पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ की एक सीरीज़ है उसका ये एक और एपिसोड है और इस एपिसोड में हम बात करेंगे असम से आने वाले सांसद और कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई से। गौरव जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताएं। मस्त। क्या व्यस्तता है इन दिनों? देखिए, आजकल तो हम पार्टी ने एक अहम मुद्दा, एक अहम जिम्मेवारी दिया हुआ है राजस्थान को लेते हुए, और राजस्थान में मेरी ये सौभाग्य हमारा रहा है कि हम पहले भी हम राजस्थान में काफ़ी समय, मैं जब राजनीति से पहले मैं जब विभिन्न एनजीओज़ में साथ जुड़ा हुआ था तभी मैंने राजस्थान में बहुत काम किया हुआ है। तो दोबारा आज राजनीतिक रूप से अपने दल को सेवा करते हुए राजस्थान जाने का जो मुझे ये अवसर मिल रहा है तो उसी का मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। राजस्थान में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है? राजस्थान में तो मुझे कोई समस्या नहीं, सब कुछ ठीक चल दिख रहा है, सरकार का काम ठीक दिख रहा है, दल का काम ठीक दिख रहा है और आने वाले समय में अपनी चुनाव में जीत भी मुझे बहुत करीब से दिखाई दे रही है। अच्छा, अगर इंटरव्यू में कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी बातचीत में? नहीं, वो आप ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे मैं मणिपुर भी गया था अभी, तो 20-22 दिन था मैं वहाँ पे, और फिर कई असाइनमेंट्स पे असम भी गया था, तो कई बार वहाँ पे लैंग्वेज के बैरियर्स होते हैं, तो इसलिए मुझे लगा इस पे बातचीत करने। तो थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं, क्योंकि मैं आऊँगा कि पार्लियामेंट में जो आपके भाषण हैं उन पे भी आऊँगा और हेमंता के कांग्रेस छोड़ने पे भी आऊँगा और एआईयूडीएफ को लेकर जो असम में घमासान मचा हुआ है मैं उस पर भी बातचीत करूँगा आपसे। लेकिन उसके पहले थोड़ा आपके घर की कहानी और आपके बचपन की कहानी बताइए थोड़ा विस्तार से। घर में कैसा माहौल था, कैसे पढ़ाई लिखाई, और राजनीति में नहीं आना चाहते थे फिर भी पापा लेकर आए, कुछ बताइए। देखिए, मैं एक राजनीतिक परिवार में मैंने जन्म ली और शुरुआत मेरा जन्म और मेरी पढ़ाई और परवरिश दिल्ली में हुई। दिल्ली में ही मैंने ये महसूस किया कि उत्तर पूर्वांचल के लोगों को एक अलग नज़र से दिखाई देता है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को? ओके। मैंने खुद महसूस किया कि जब मैं आगरा जाता हूँ, ताजमहल के कतार में जब मैं वेट करता हूँ तो मुझसे मेरा पासपोर्ट पूछा जाता है। ओके, ये आपको कब पता चला? ये मुझे बचपन में ही पता चल गया था, यह महसूस हुआ। तो इसमें मैंने पहले से ही ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं दिल्ली में, हमारी राजधानी में, जो दूर से जो लोग होते हैं, वो चाहे उत्तर पूर्वांचल के हों या एकदम दूर दक्षिण भारत के क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमने दिल्ली को वो एक सभी को अपना बनाने का या सभी को अपना शहर महसूस करने का एक वातावरण नहीं बनाया। तो कई ये बात जब आज के तारीख में जब मैं पार्लियामेंट पर अपनी बात रखता हूँ तो ये बात हमेशा मुझे ये याद आती है। और इसी एक जो भ्रम है
या एक दूसरे के प्रति अगर मैं कहूँ तो दिल्ली के लोग भी अगर उत्तर पूर्वांचल जाएं या दिल्ली के लोग दक्षिण भारत में जाएं तो वहाँ पर भी दिल्ली के लोग या उत्तर भारत के लोगों को भी एक ऐसा एक वातावरण उनको महसूस कि डिवीजन है कि एक दरार है। आई वोंट से डिवीजन है, एक दरार है, उस दरार को हमको लांघना है, उस दरार को हमको कम करना है। पर जैसे कि मैंने कहा शुरुआत में कि मैं राजनीतिक परिवार में मैंने जन्म लिया, मेरी दिल्ली में मेरी परवरिश हुई, लेकिन राजनीति में मेरा कभी रुचि नहीं थी। मेरा ध्यान समाज सेवा की तरफ था। कुछ मैंने शुरुआत में ही जब अपनी करियर में जब मैंने एक मार्केटिंग की में नौकरी कर रहा था एयरटेल में, तभी मुझे 1-2 साल के बाद मुझे मेरे कहीं ना अंदर मेरी एक आवाज़ आई कि मुझे एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं करना, मुझे लोगों के बीच में युवाओं के साथ काम करना पसंद है। और तभी मैंने मन बना लिया था और मैंने प्राइवेट सेक्टर को छोड़कर मैंने NGO सेक्टर में आया और वहाँ से मुझे धीरे धीरे मैं आज राजनीति में आया। लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अपनी मन की बात सुनता है, आत्मचिंतन करता है और दिल ने जो आवाज़ की उसको मैं गौर करता हूँ। आप इंडिया टुडे को आपने एक इंटरव्यू दिया था मैगजीन को साल 2011 में, जिसमें आपने कहा था कि अब यूएस पढ़ाई के लिए गए तो 2 मकसद थे आपके। एक तो खुद को ट्रेन करना चाहते थे और दूसरा ये समझना चाहते थे कि विकसित देशों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किस तरह लागू किए जाते हैं। हाँ जी, ये उस संदर्भ में कहा था कि मैंने 3 साल लगभग, जैसे कि मैंने कहा, विभिन्न में बेसरकारी संगठनों के साथ काम किया, NGOs के साथ काम किया। फार्म टू फूड फाउंडेशन और यूथ फोरम फॉर फॉरेन पॉलिसी, वो ये दोनों फाउंडेशन में जब यूएस से वापस आया ये तब मैंने स्थापित की। अच्छा। लेकिन अमेरिका जाने से पहले दिल्ली में एक प्रभा नाम की एक संस्था है, राजस्थान के जिसका मैंने जिक्र किया, वहाँ पे उर्मुल नाम की एक संस्था है, अंजनी सेन गैर सेन जो उत्तराखंड का हिस्सा है वहाँ पे SBMA नाम की एक संस्था है, बारां ज़िला जो राजस्थान में पड़ता है, मध्य प्रदेश से की सीमा से सटा हुआ है, मामूनी एक संस्था है। दिल्ली के उस समय के जो संस्था परिवर्तन जिसकी जिम्मेवारी आज के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, उस समय परिवर्तन के साथ भी हमने कुछ काम किए हैं। तो ये सारे संस्थाओं के साथ अनुभव यही रहा कि अंत में जाके हमको अगर बदलाव लाना है तो एक नई नीति सरकार के द्वारा लानी पड़ेगी। और उस नीति को कैसे लाएं, चाहे वो स्वास्थ्य की नीति हो या शिक्षा की नीति हो, दूसरे देशों में क्या इसका परिणाम रहा है, इसी को और विशेष रूप से पढ़ने के लिए मैंने 2 साल अपनी मास्टर्स की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और उसके पश्चात भी 2010 में जब मैंने अपनी डिग्री हासिल की, मेरा मकसद उस समय भी राजनीति में नहीं लेकिन समाज सेवा और विभिन्न NGOs में के साथ लगा रहने का मेरा मन था। लेकिन जो हमारी भविष्यवाणी क्या होती है या ऊपर वाला ने क्या हमारे लिए तय करके रखा है, वो उसका अंदाज़ा शायद हमें भी नहीं होता। और उसी रास्ते में अपनी दिल की आवाज़ सुनते सुनते मैं आज राजनीति में आया हूँ। बीटेक किया आपने इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से? बीटेक मैंने दिल्ली में की 2004 में इंजीनियरिंग में, और वो तो मेरे लिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा एक मेरे लिए माहौल था, क्योंकि उससे पहले मैंने स्कूल सेंट कोलंबस में की, और सेंट कोलंबस में एक माहौल था जो बीटेक में जब हमने पश्चिम दिल्ली में हमने बीटेक की तो एक दूसरा एक माहौल मिला। तो उससे जो 2 अलग संस्थाएं हैं जहाँ पे सेंट कोलंबस में ज़्यादातर साउथ दिल्ली के लोग थे, बीटेक जहाँ पे ग्रुप हमने भारतीय विद्यापीठ पश्चिम बिहार से किया तो वहाँ पे वेस्ट दिल्ली के लोग थे, हरियाणा के लोग थे। तो इससे मेरा मन और मैं कह सकता हूँ और थोड़ा ओपन हुआ, थोड़ा खुला, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोगों से मेरी दोस्ती हुई। तो मुझे लगता है कि वो जो एक मेरा एक मन है कि मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी से उसको एनालाइज करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो बीटेक, चाहे मैंने आज बीटेक की नौकरी नहीं की, लेकिन जो मैंने जो सीखा बीटेक में एनालिसिस की स्किल, वो आज भी निर्वाचन के समय वो एनालिटिकल स्किल्स उसका इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे दोस्त कहते हैं कि बीटेक करके तुम भी हॉबी पकड़ लिए। नहीं, मैं तो उस टाइम खुद ही सोचता था कि आधे से जो मेरे 100 अगर मेरे दोस्त हैं बीटेक के उस क्लास में, 50 से ज़्यादा लोग तो IIM करके कोलगेट का टूथपेस्ट बेचेंगे, कोई पेप्सी बेचेगा, तो मैं इतना साइंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़। ये आप सोचते थे? मैं निश्चय ही सोचता था, क्योंकि मैं भी जानता था कि बीटेक के बाद मुझे MBA करना है, MBA के बाद मुझे मार्केटिंग करनी है।
पर कहीं ना कहीं उस समय की शिक्षा की यही एक नीति है कि एक बार जिस पटरी पे आ गए उस पटरी से उतरना बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन आज के तारीख में मैं देखता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आज उच्च स्तरीय शिक्षा में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आई है। अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ और रिसर्च गलत नहीं है मेरी, तो आपका हैप्पी बर्थडे कल ही बीता है। हाँ जी, मैं 4 सितंबर में एक वर्गो हूँ और वर्गो का एक ये रहता है कि वो अपने आप को बहुत बारीकी से मंथन करता है, बहुत सेल्फ एनालिटिकल है, सेल्फ क्रिटिकल है। तो ये जो वर्गो की जो खूबियाँ हैं मेरे साथ रही है। और मेरी खुशनसीब था कि मैं दिल्ली में था, अपने परिवार के साथ था, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने मेरे लिए केक काटा, मेरे लिए हैप्पी बर्थडे मिले, गाना गाया, तो मैं काफ़ी अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। आप हॉरोस्कोप में विश्वास रखते हैं? थोड़ा बहुत रखते हैं। थोड़ा बहुत। देखिए, ये सारे जो साइंस है, वो चाहे माइंड रीडिंग हो, चाहे पामिस्ट्री हो, चाहे पत्तों का, जैसे हम कहते हैं, मैं वो उस शास्त्र का मैं नाम भूल गया हूँ, नाड़ी जो होता है, ये सारे शास्त्रों पर थोड़ा ना थोड़ा वो मेरा विश्वास है। थोड़ा विश्वास रखते हैं। अच्छा, कांग्रेस में आप आते हैं 2012 में, मतलब 2011 में थोड़ा बहुत रैलीज़ में एक्टिव होते हैं, तो कांग्रेस में आते हैं और पापा ही आपको लेकर आते हैं कांग्रेस में। कौन जुड़वाता है? देखिए, मेरे पिताजी 2001 से असम के मुख्यमंत्री थे और लगभग 1970 से वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वो हमेशा चाहते थे कि मैं कांग्रेस पार्टी में आऊं, लेकिन कभी भी इन्होंने मेरे पे दबाव नहीं बनाया। इसलिए आपने देखा होगा कि, और आप असम के लोगों से पूछे कि लगभग उनके पहले 10 जो साल थे एज मुख्यमंत्री, असम के लोगों ने ना मेरा चेहरा देखा, ना मुझे जानते थे। क्योंकि मैं, जैसे आपने उस इंडिया टुडे की इंटरव्यू में देखा होगा, मैंने एक और चीज़ का उल्लेख किया कि मैं अपने पिताजी की जो उनकी छवि है उसके प्रति मैं गर्व महसूस करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे घर में मैंने जन्म लिया है, लेकिन साथ ही साथ मैं अपना ही व्यक्तित्व पर विश्वास करता हूँ और अपनी खुद की छवि बनाना चाहता हूँ। तो अंत में जाके जो मेरे पिताजी की जो एक ख्वाहिश थी, जिसको लेकर उन्होंने कभी मेरे पर दबाव नहीं बनाया, वो ख्वाहिश सफल रही और वो ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी। और पिताजी क्या कह के बुलाते थे? किस नाम से? गौरव नाम से ही? हाँ, मुझे गौरव नाम से बुलाते थे। घर में हमारे अलग भी नाम थे, पर उनका एक मुझे बात बहुत अच्छी लगी, और ये जिसका मैंने जिक्र पहले भी किया, कि उन्होंने कभी भी ज़्यादा माइक्रो मैनेज करने की ज़रूरत नहीं समझी। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आपको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना है, आप अपनी गलतियां खुद करेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। अगर आपको लोग आपके पास आते हैं, आपको बहुत प्रशंसा करते हैं, तो आपको हवा में नहीं उड़ना, आपको ज़मीन में रहना है। पॉलिटिक्स हम आते हैं सेवा के लिए। पॉलिटिक्स में कभी लोग आपकी बढ़ाई करेंगे, कभी लोग आपको अपमानित करेंगे, लेकिन आप किस मकसद से इस पॉलिटिक्स में आए हैं उस चीज़ को याद रखना है, और वही आज के तारीख में मेरा मूल मंत्र है। आप 2012 में पार्टी ज्वाइन करते हैं, 2014 में आपको पहला टिकट मिल जाता है लोकसभा का कालियाबोर सीट से। और कालियाबोर सीट का भी जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि एक तरह से वो आपके परिवार की सीट रही है, चाचा वहाँ से लड़ते रहे हैं, और कहा भी ये भी जाता है कि आपको लड़ना था इसलिए आपके चाचा जी ने वो सीट वैकेट कर दी, और फिर आप लड़ते हैं और 93,000 वोट से आप जीत दर्ज करते हैं, पहली बार लोकसभा पहुँचते हैं। यहाँ पे इस पूरे संदर्भ से गौरव जी 2 सवाल उपज रहे हैं जो मैं आपके सामने थ्रो कर रहा हूँ। एक सवाल ये है कि आप साल 2012 में पार्टी में आते हैं और 2 साल बाद लोकसभा का टिकट मिलता है। क्या ये इस वजह से संभव हो सका क्योंकि आपके पिता तरुण गोगोई सीएम रहे, कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, पूछ रही, और आप उस परिवार से आते हैं, तो आपको टिकट मिलना और लोकसभा का टिकट मिल जाना एक ज़्यादा आपके लिए आसान रहा? और अगर ये सच है तो फिर यहाँ पे वो बात जो कई बार इंटरव्यू में पूछी जा चुकी है, ये बात कई बार घिस भी चुकी है कई इंटरव्यूज़ में पूछ के, लेकिन फिर भी पूछा जाना चाहिए, फिर क्या कांग्रेस पार्टी पे खासकर भाजपा जो एक परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो क्या कहीं ना कहीं आप उस आरोप की फहरिस्त में अपने आप को शामिल देखते हैं? प्लीज़ इस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। ये है कि हाँ, हम, जैसे मैंने स्वयं शुरुआत में खुद मैंने कहा कि मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ। क्या राजनीतिक परिवार भाजपा में है? हाँ, बिल्कुल है। क्या राजनीतिक परिवार कांग्रेस में है? हाँ, बिल्कुल है। हम युवा वर्ग को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या हमने ऐसे युवाओं को आगे बढ़ाया जो जिनका राजनीति में कोई नहीं था? ऐसे भी लोग हैं। क्या भाजपा ने ऐसा काम किया? उन्होंने भी काम किया। क्या हमने ऐसे युवाओं को भी आगे बढ़ाया है जो राजनीतिक परिवार से आए हैं?
तो ये कांग्रेस ने भी किया है, ये भाजपा ने भी किया है। तो ये तो मुझे भाजपा को तो ये आरोप मुझे बहुत ही कमज़ोर आरोप लगता है, जब वही सिंधिया को स्वागत करते हैं, जब वही आरपीएन सिंह को स्वागत करते हैं, जब वही जितिन प्रसाद को स्वागत करते हैं। तो ये आरोप तो मुझे बड़ा हल्का आरोप उनका लगता है। उनके मंत्रियों आके मंत्री सभा देखें केंद्र सरकार में, तो बहुत से ऐसे मंत्री आपको मिलेंगे जो युवा हैं लेकिन एक राजनीतिक परिवार से हैं। तो ये आरोप बहुत हल्का है। क्या टिकट मुझे में मेरे पिताजी का सहयोग मिला, उसके कारण आसानी हुई? हाँ। क्या जो वोट जो बढ़े, मेरे चाचा भी वहाँ के सांसद थे, पर मेरे आने के बाद वोट कमे नहीं, वोट बढ़े, तो उसमें क्या मेरी भी थोड़ी बहुत मेहनत थी? मुझे लगता है हाँ। तो इसीलिए 2014 में जहाँ पे दिग्गज लोग, कांग्रेस के दिग्गज लोगों को हारना पड़ा, बहुत से ऐसे महारथी लोगों ने 2014 के जब भाजपा का एक बड़ा एक लहर आई, मोदी जी का एक बहर लहर आई, उस लहर में डूब गए। उसमें मैं एक युवा इसमें जो उभरते हुए निकला, तो उसमें निश्चय ही मेरे पिताजी, हमारे दल के नेतृत्व, संगठन और मेरी खुद की परिश्रम और लोगों का आशीर्वाद, सभी का एक मिश्रण है। आपके पिताजी ने लंबे समय तक जो पॉलिटिक्स की मुख्यतः वो असम की ही पॉलिटिक्स थी, स्टेट की पॉलिटिक्स थी। आप लोकसभा में आते हैं, एक राष्ट्रीय पटल पे आते हैं। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करके देखें मोस्ट ऑफ द टाइम लाइन के हिसाब से, क्या आप असम की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या आप लोकसभा और उसके आगे ही पॉलिटिक्स करेंगे? ये मैं आपके ग्राहकों के लिए थोड़ा विस्तार से मैं करना चाहूँगा। पहले मेरे पिताजी के करियर पर, मेरे पिताजी 2001 से 2016 में तक वो असम के क्षेत्रीय राजनीति में उनकी एक अहम भूमिका रही है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि वो 1970 से वो राजनीति में है, तो लगभग 1970 से 1990 तक या 2000 तक वो केंद्रीय राजनीति में उनकी भूमिका ज़्यादा रही है। उन्होंने केंद्रीय राजनीति, कांग्रेस के केंद्रीय संगठन में, यूथ कांग्रेस NSY, राजीव जी के साथ, संजय गांधी जी के साथ उन्होंने काम किया है, और नरसिम्हा राव की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी थे। तो ये थे उनकी पूरी उनकी जीवन यात्रा। जहाँ तक मेरी बात आती है, पार्टी ने आज मुझे एक बहुत कम आयु में मुझे पार्लियामेंट में डिप्टी लीडर का स्थान दिया। बहुत कम आयु में 2018 में जब मैंने अपना पहला कार्यकाल, पहले 5 साल का कार्यकाल भी संपूर्ण नहीं किया, मुझे पश्चिम बंगाल और मुझे मणिपुर, पश्चिम बंगाल और अंडमान का मुझे इंचार्ज उन्होंने बनाया, और विभिन्न मुझे केंद्रीय राजनीति में मुझे दायित्व दिया। तो पार्टी मेरे लिए क्या उचित समझती है, मैं उन पे मैं छोड़ता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिम्मेवारी बनती है मेरे क्षेत्र के प्रति, मेरे जिन लोगों ने मुझे मतदान दिया, मेरी जिम्मेवारी बनती है मेरे राज्य के प्रति, जिन लोगों ने मुझे और मेरे दल और मेरे घर को आशीर्वाद दिया, और मेरी जिम्मेवारी बनती है मेरे रीजन के प्रति, उत्तर पूर्वांचल के प्रति, क्योंकि हमारे संख्या कम है और इसीलिए किसी एक राज्य से एक सांसद आता है, किसी राज्य से 2 सांसद आता है। और जब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश या बड़े बड़े राज्यों से 40 सांसद जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार अपने आप को ठहराता हूं कि जब मैं सदन के अंदर अपनी बात रखूं, तो ना सिर्फ अपनी असम की, पर अपने उत्तर पूर्वांचल के भाई बहनों की भी आवाज़ रखूं। लेकिन अगर आप अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो एक नए परिसीमन के बाद ये खबरें आ रही हैं कि आपका क्षेत्र जो है, जहाँ से आप लोकसभा सांसद बनते हैं, वो परिसीमन में वो सीट चली गई है और किंचित नई सीट अब प्रकाश में आने वाली है। तो क्या होगी अब आपकी लोकसभा सीट? तो ये तो भाजपा का डर, आज उनको इस स्तर तक जाना पड़ा कि कांग्रेस के सीटों को आज वो एक आमने सामने चुनाव में हरा नहीं सकते। केंद्र सरकार उनके पास है, राज्य सरकार उनके पास है, विभिन्न तंत्र उनके पास है, बहुबल है, धन बल है, संगठन का जिसका इतना जिक्र करते हैं। इसके पश्चात भी जो कांग्रेस के जो हमारे 3 सांसद हैं, तीनों संसदीय क्षेत्रों का उन्होंने पूर्ण निर्माण किया। तो ये तो उनकी खिसकती हुई लोकप्रियता का एक उदाहरण है, और हम जो लोगों से जुड़े हुए हैं उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसके पश्चात भी वो चाहे पुराने नक्शे के द्वारा काम करे या नए नक्शे का इस्तेमाल करे, कांग्रेस को 2024 और इंडिया अलायंस को कोई नहीं रोक सकता, वो चाहे पुराना नक्शा हो या चाहे नया राजनीतिक नक्शा। लेकिन आपकी सीट क्या होगी? आपकी सीट
देखिए, आप मेरे सीट में क्यों हैं? जब मैं पूरे असम में एक अच्छी एक मैं सफलता और अच्छे में रिजल्ट की मैं उम्मीद में हूँ पूरे भारतवर्ष में, तो जब पूरे भारत में हमारा एक अच्छा एक अलायंस हो रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसमें निश्चय मेरा सीट उसमें शामिल है, चाहे वो पुराना हो, नया हो, जो भी हो, क्योंकि यही तो डर है कि 7 महीने रह गए हैं। भाजपा दिखाती है कि कितनी ताकतवर है, और आज इसी का इस्तेमाल करना पड़ा कि ये कांग्रेस के ही लोकसभा क्षेत्र में ऐसे छेड़खानी करे। उनके सांसदों के नक्शा वैसा ही है, और सिर्फ अगर छेड़छाड़ हुई है तो कांग्रेस, ना सिर्फ मेरे साथ 2 और सहयोगी है, उनके भी। तो यही भाजपा का आज वो उनकी एक जो डेस्परेशन है, व्यर्थता है, विफलता है, दूरी जो आ गई है, उसी का ये उदाहरण। आपके बारे में खबर होती है कि खबर उड़ती है, मतलब पत्रकारों के बीच में हम लोग बातचीत करते हैं कि आपकी दोस्ती अच्छी है राहुल गांधी से, बात सच है? देखिए, मैं सब क्योंकि आपके पापा के बारे में कहा जाता है कि उनकी राजीव गांधी से दोस्ती थी। देखिए, दोस्ती एक बहुत प्यारा शब्द है, मैं उस दोस्ती शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। राहुल जी मेरे नेता हैं, राहुल जी मेरे से अनुभव और उम्र में बड़े हैं, मैं राहुल जी का बहुत सम्मान करता हूँ। हाँ, मैं राहुल जी के करीब सदन डिप्यूटी लीडर होने के नाते मैं बैठता हूँ, उनके साथ बहुत से बातचीत करने का मुझे अवसर मिला है, और 2014 से मैंने राहुल जी को समझा है। और आज जो छवि जो भारत के लोग राहुल गांधी जी को एक देख रहे हैं, उसको मैंने अपने जीवन में शुरुआत में ही देखा है। वो अलग बात है कि बीजेपी ने करोड़ों पैसे खर्च करके राहुल गांधी की छवि को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन आज जिस रूप में लोग राहुल गांधी जी को देख रहे हैं, उसको मैंने पहले ही रखा हुआ था। और मैं खुश हूँ कि मैं बार बार राहुल जी को का जो उनका छवि है उसको मैं डिफेंड करता था, लोगों के सामने प्रकाशित करता था। मैं बोलता था कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, राहुल गांधी की छवि वैसे नहीं जो बीजेपी कहती है। मेरे बात 2014 के बाद आज जो सच्चाई में परिवर्तित हुई है, उसको लेकर मैं सौभाग्य समझता हूँ, और मेरी बात सच साबित हुई है, उसको लेकर मैं लोगों के सामने ये बात बड़ी स्पष्टता से रखता हूँ। अच्छा गौरव जी, अभी आप असम के बारे में बात कर रहे थे और वहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ के सभी लोगों के विकास के बारे में, लेकिन वहाँ पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो कांग्रेस में थे और कांग्रेस छोड़ के चले गए, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के उत्थान के पीछे असम की गोगोई फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो खबरें होती हैं कि जिस तरह से वो एक अच्छे पोर्टफोलियो, एक अच्छी पोजीशन में थे जब कांग्रेस में थे, लेकिन जब उनके साथ विधायकों का एक दल, एक बड़ा जत्था उनके गुट से था और वो खुद सीएम के पद के लिए प्रपोज कर रहे थे, तो क्या गोगोई फैमिली ही वो फैमिली थी जिन्होंने उनके नाम का उनके नाम को अपोज किया, जिसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा नाराज़ हो गए? जैसा गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा था कि राहुल गांधी ने उनसे कहा कि उनको जाने दो, यानी हिमंता को जाने दो, और हिमंता अब सीएम है स्टेट की। क्या हिमंता का डिफ्लेक्शन किस वजह से हुआ कांग्रेस पार्टी से, और क्या एक नुकसान है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, इस बात को लेकर मैं राहुल गांधी जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक सच्चे कांग्रेसी नहीं हैं। उन्होंने उस समय ही उसका आंकलन कर लिया था, विधायकों का जुट्ठा उनके साथ था, और राहुल गांधी जी के सामने 2 उम्मीदवार थे। एक मेरे पिताजी, जिनको कभी भी सत्ता का कोई लालच नहीं था, और दूसरे तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा जी, जिसके ऊपर शारदा का केस भाजपा लगाती थी, लुइस बर्जर का भ्रष्टाचार का केस लगाती थी, और जैसे कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन आज मशहूर हो गया है, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा भाजपा में जाते हैं वो सारे वो केस चले जाते हैं। लेकिन आज तो आप हिमंता बिस्वा शर्मा जी के बयान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति, कोई सच्चा कांग्रेसी हो सकता है कि उसको दल में जो उसकी उम्मीद होती है नहीं पूरा हुआ, लेकिन जो शब्द जिसका प्रयोग आज हिमंता बिस्वा जी करते हैं, जो विभाजन का शब्द, जो बंटवारे का शब्द, जो घृणा और नफरत का भाषा का जो प्रयोग करते हैं, मैं 1000 बार राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस समय ही उन्होंने देख लिया था कि ये सच्चे कांग्रेसी नहीं है, और हिमंता बिस्वा शर्मा का असली रूप आज सभी देख रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि कांग्रेस दल में और ऐसे जितने भी नकली कांग्रेसी हैं
वो निकल जाए। आज वो सिर्फ सत्ता के लिए किसी दल के साथ रहते हैं। कल को जाके मैं ये भी चैलेंज करता हूँ कि भाजपा जब केंद्र सरकार की जब उनकी सरकार जाएगी तो सबसे पहले भाजपा को छोड़ने वाले हिमंत बिश्वा शर्मा जी ही होंगे। सुष्मिता देव के बारे में ऐसा सोचते हैं आप? देखिए, मैं सभी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं वो भी आपकी पार्टी छोड़ के गई, क्योंकि अब ये एक सवाल मैंने, सॉरी मैं आपको टोक रहा हूँ, सुष्मिता देव का सवाल नाम इसलिए भी लिया जा रहा है ना क्योंकि अब ये बात होने लगी है, इस बात से आप भी रूबरू होते होंगे, बताइए, भले ही आप असहमत होते हों, कि कांग्रेस के पास असम में एक फेस क्राइसिस आ गई है। इन बातों को सुनते भले ही ज़रूर होंगे आप, भले अग्री न करें, कि असम में कांग्रेस का फेस क्राइसिस है। हिमंता चले गए, सुष्मिता देव चली गई, तो अब ले दे के वहाँ पे अब गौरव गोगोई ही हैं जो पार्टी के झंडा बरदार हैं वहाँ पे। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं हिमंत बिश्वा शर्मा पे अपनी राय देने के लिए मैं तैयार हूँ, क्योंकि उनके नाम से हमारा परिवार जुड़ा हुआ है जी। जिसका जिक्र आपने अपने प्रश्न में उल्लेख किया। नहीं तो मेरा ये स्वभाव नहीं है कि हर व्यक्ति के ऊपर मैं अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी दूं, लेकिन जो अपने बड़ा जो संदर्भ रखा सुष्मिता देव के का नाम जिक्र करते हुए कि क्या कांग्रेस को नुकसान हुआ है विभिन्न नेताओं के जाने के बाद, तो कांग्रेस एक बहुत पुरानी दल है। हिमंत बिश्वा शर्मा और सुष्मिता देव से के पहले भी कांग्रेस थी, हिमंत बिश्वा शर्मा और सुष्मिता देव के बाद भी कांग्रेस रहेगी, आज मैं हूँ, मेरे पश्चात भी कांग्रेस रहेगी। तो कांग्रेस एक बहुत बड़ा दल है और किसी व्यक्ति को अपने आप को दल से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझना चाहिए। हमारी स्थिति असम में बहुत मजबूत है। मैं कहना चाहूँगा कि जब पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था तो असम वो एक प्रदेश था जहाँ पे मूल भारत जोड़ो यात्रा नहीं आ पाई, लेकिन हमने अपने स्तर पर असम के एक कोने से दूसरे कोने तक लगभग 60 दिन का हमने खुद, हमारे सारे संगठन और दल के नेताओं ने मिलकर एक यात्रा संपूर्ण किया, उसी वक्त संपूर्ण किया। बहुत सफल हमारी यात्रा रही। तो यही हमारा संगठन का, यह हमारा मजबूती का उदाहरण है। केरल के बाद बहुत लोग ये कहते हैं कि केरल में कांग्रेस जितनी शक्तिशाली है, उसके बाद अगर कांग्रेस कहीं शक्तिशाली है तो वो असम है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, संगठन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। असम से आखिरी सवाल, फिर मैं सेंटर की पॉलिटिक्स और संसद भवन के अंदर की बातों पे आऊँगा। आपने कहा कि आपके पापा जिस विधानसभा क्षेत्र से लड़ते थे दीताबाद, आप वहाँ से नहीं लड़ेंगे, क्या कहानी, प्लीज़ बताइए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, क्योंकि पापा की इच्छा थी कोई। मैं साफ कर देता हूँ। मेरे पिताजी को 2020 में कोविड हुआ, 2021 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो उन्होंने साफ साफ जिक्र उस समय कर दिया था कि अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं 21 में अपना चुनाव लड़ पाऊँगा। लेकिन अगर मैं अब मेरे बाद हमारे विधानसभा में हमारे परिवार का नहीं, कोई वहाँ का स्थानीय व्यक्ति को उम्मीदवार बनाना चाहिए। तो उन्हीं की आखिरी जो ख्वाहिश थी, क्योंकि उनका देहांत हुआ, इंतकाल हुआ, उस आखिरी ख्वाहिश को मैंने पूरा किया। और जब विभिन्न उम्मीदवार हमारे घर से भी थे, हमारे करीब के भी थे, लेकिन हमारे दल के लोगों ने जिस नेता का नाम उल्लेख किया उसी को हमने आगे किया। और 2021 का चुनाव हमारे लिए मुश्किल था क्योंकि हम सत्ता में नहीं आए। बहुत से चुनाव में हमने हार हमको स्वीकार करना पड़ा, लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा मेरे पिताजी के कार्यकर्ताओं के प्रति और उनके विधानसभा के क्षेत्रों के प्रति कि उनके अनुपस्थिति में भी हमारे दल के चुने हुए व्यक्ति को उन्होंने आज विधायक बनाया। संसद में क्या स्थिति है, कैसी चल रही है संसद, जब चलती है तो, या जब नहीं चलती है तो? देखिए, संसद में मैंने पिछले सत्र में ये कबूल करना पड़ेगा कि इंडिया अलायंस इतनी तेज़ी से एकत्रित होगी और हमारे बीच में अगर कोई अनबन पहले था, वो इस बार उसको इतनी आसानी से उसको पार करेंगे। मैंने भी इसका आकलन नहीं किया था, मुझे लगा था कि हमें और समय लगेगा और बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ, लेकिन पटना के बाद बेंगलुरु के बाद मुंबई, जितनी 3 महीनों में आज इंडिया अलायंस ने सदन के अंदर और सदन के बाहर जो हमने आपस में एक माहौल बनाया है, सहयोग का जो माहौल बनाया है, उससे मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि लोग भी ये चाहते हैं। आज हम
भले ही विपक्ष में हो, लेकिन लोग भी ये चाहते हैं कि विपक्ष ताकतवर हो, और उसी का आज जिस पर हम लोगों के बीच में हम एक अच्छा हम प्रतिक्रिया देख रहे हैं इंडिया अलायंस के प्रति, कि जैसे हम काम कर रहे हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया है। और भाजपा किस प्रकार से आज सदन को नहीं चलाना चाहती, प्रधानमंत्री मोदी जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन के द्वारा हमको उन पे जोर डालना पड़ा कि आप आइए मणिपुर पे अपनी बात रखिए, नहीं तो शायद वो मणिपुर में कभी अपनी बात ही नहीं रखते लोकसभा के अंदर। वो जो दबाव हमने सामूहिक रूप से डाला, क्योंकि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, पूरे इंडिया अलायंस के सारे दलों ने एक साथ उसका समर्थन किया। तो वो जो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने में सफल हुए, उसमें इंडिया अलायंस का बहुत एक अहम भूमिका रही है। और आने वाले समय में हम और ताकतवर होंगे और नतीजा अब आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। तो लेकिन पीएम मोदी ने जो संसद में का मानसून सत्र शुरू होने के पहले बाहर भाषण दिया था मणिपुर पे, जो एक वायरल वीडियो आया था, क्या उस वीडियो के बाद पीएम मोदी की बात से आप लोग सहमत नहीं थे? आप चाहते थे कि पीएम मोदी संसद में आपके सामने बात करें? देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को, सदन की मर्यादा को बरकरार रखे। मैंने उदाहरण अपने भाषण में दिया था कि जब कोकराझार में, असम के कोकराझार में जब वहाँ का वातावरण बिगड़ा था 2012 में, तो उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में अपनी बात रखी। उन पर दबाव बनाने की कोई नौबत नहीं आई। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी को बात रखने के लिए छोड़ दीजिए, मणिपुर जाने में भी उनको तकलीफ हो रही है। मैंने उन्हीं के दल का उदाहरण दिया कि जब वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, गुजरात में उन्हीं की सरकार थी, लेकिन जब दंगा हुआ तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी उस समय खुद गए थे। आज मोदी जी को विदेश भ्रमण करने के लिए समय है, अमेरिका फ्रांस जाने के लिए समय है। मणिपुर में आग लगी है, 4.5 महीने हो गए, आज भी अशांति का वातावरण, आज भी लोगों को मारा जा रहा है, आज भी लोग शिविर में हैं, आज भी लोगों के पास हथियार हैं। उसके पश्चात भी प्रधानमंत्री मोदी जी को आज उन पे जोर डालना पड़ रहा है। तो सदन किसके लिए है? सदन से बाहर मीडिया के सामने अपनी बात रखने के लिए सदन नहीं बनाया गया है। सदन है कि सदन के अंदर आकर जो हमारे समाज के प्रतिनिधिगण हैं उनके सवालों का उत्तर देते हुए संविधान के प्रति जो जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की होती है, देश के प्रति जो जिम्मेवारी प्रधानमंत्री की होती है, उस कर्तव्य को निभाए। ये कर्तव्य पद जो राजघाट को कर्तव्य पद बनाया है, वो कर्तव्य सिर्फ देशवासियों का नहीं, वो कर्तव्य पद पर प्रधानमंत्री को भी चलना पड़ेगा। ओके, आप सदन में भाषण देते समय अमित शाह को गुस्सा दिला देते हैं, आप पर ये आरोप लगाते हैं, और वीडियो भी बड़ा वायरल होता है जिसमें ओम बिरला ये कहते हैं, प्रहलाद जोशी कहते हैं कि राहुल गांधी का नाम स्पीकर के पास भेजा गया था, लेकिन उनका नाम वापस क्यों ले लिया गया। इस पर गोगोई ने जवाब दिया कि स्पीकर के चैम्बर में हुई बातों को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। आपको तो पता ही होगा, लेकिन मैं दर्शकों के लिए भी बता रहा हूँ। क्या हम बताएं कि प्रधानमंत्री ने आपके दफ्तर के अंदर क्या बात की? उसके बाद अमित शाह अपनी सीट पे खड़े होते हैं, वो बोलते हैं, बताइए। देखिए, उसी में मैंने भी बाद में यही जिक्र किया कि स्पीकर के दफ्तर में एक जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा का उल्लंघन मैं नहीं करूँगा। और वही अपेक्षा मेरी संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी से है कि आप तो संसदीय व्यवस्था के मंत्री हैं, आप क्यों स्पीकर के दफ्तर की मर्यादा का ये उल्लंघन कर रहे हैं? क्योंकि अगर आपने ये नियम आज से शुरू कर दिया तो उस नियम का पालन हम भी कर सकते हैं, और फिर स्पीकर स्पीकर का क्या सम्मान रहेगा? तो इसीलिए मैंने ये बात रखी। मैंने खुद ही बोला कि मैं नहीं कहूँगा, नहीं तो मैं भी कह सकता हूँ, मुंह मेरा भी खुल सकता है, पर ना करे। आज हम मणिपुर के मुद्दे पे हमने एक चर्चा शुरुआत की, उस चर्चा को हम आगे बढ़ाए। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि स्पीकर महोदय ने मुझे अनुमति दी और हम उस चर्चा को हम प्रारंभ कर पाए। और जहाँ तक बात अमित शाह जी की आती है, मेरा मकसद ये नहीं कि किसी को नाराज़ करूँ। मेरा मकसद पर कोई नाराज़ हो जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं। उसके बाद मेरा मकसद ये है कि मैं अपनी बात रखूं। मेरी जो एक जिम्मेवारी बनती है, ये विपक्षी नेता होने के कारण विपक्ष की जो जिम्मेवारी होती है देश के प्रति, वो जिम्मेवारी को निभाऊं। किसी को नाराज़ करना या किसी को खुश करना
वो मेरा मकसद नहीं। उसके बाद अमित शाह से मुलाकात हुई आपकी? देखिए, अमित शाह जी के और सारे भाजपा के वरिष्ठ जो नेतागण हैं, सभी के प्रति मैं एक युवा हूँ, मैं सभी के प्रति मेरी सम्मान है। मैं इससे पूर्व भी जब सुषमा स्वराज हमारे बीच थी, उनके पास उनसे आशीर्वाद मैंने लिया है। इससे पूर्व भी जब अरुण जेटली हमारे बीच में थे, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया है। इससे पूर्व भी जो भाजपा के वरिष्ठ नेतागण हैं, उनकी क्या राजनीतिक अनुभव रहा है, उनको मैंने समझने की कोशिश की है। मेरा कभी भी राजनीतिक रूप से मेरा विरोध हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध कभी भी किसी के साथ नहीं है। ठीक है, आपकी पॉलिटिक्स पे तो बातचीत कर ही चुके हैं, लेकिन सांसद में आपने जो भाषण दिया था, जिसके बाद एक बहस ये होने लगी है कि कांग्रेस में नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आने वाले एक दो नेता हो गए। पहले थे अधीर रंजन चौधरी और दूसरे हैं गौरव गोगोई। और अधीर रंजन चौधरी थोड़े ज़्यादा, मतलब आपके मुकाबले में लोग बताते हैं कि थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव हैं बोलने में, और गौरव गोगोई थोड़े ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहे हैं। इसलिए गौरव गोगोई का अचानक से सदन में सामने आना, भाषण देना, बयान देना एक सुखद चौंकाने वाला आश्चर्य है लोगों के लिए, आपकी पार्टी के लोगों के लिए। तो अपने भाषण के बाद जो आपका वायरल हुआ भाषण मणिपुर पे और तमाम अविश्वास प्रस्ताव पे, क्या आपने लौट के वो भाषण देखा उखा अपना, कि क्या देखा कि कैसा हुआ है, या कोई फीडबैक आया पार्टी की तरफ से उस पर? इट्स लाइक थोड़ा इजी। देखिए, सबसे पहले तो संसद होता है और सांसद अलग होता है। लोग काफ़ी बार संसद कहना चाहते हैं पर कह देते हैं सांसद। सांसद मतलब पार्लियामेंटेरियन, संसद मतलब पार्लियामेंट। मैंने शायद कुछ गलत सुना होगा। दूसरी बात है कि अधीर रंजन चौधरी जी एक हमारे बहुत अग्रेसिव, सक्रिय और आक्रामक एक हमारे नेता हैं। वो जब अपनी बात रखते हैं तो फुल वजन, और वो कितने बार जो सांसद रह चुके हैं उसका अनुभव उनके बातों में झलकता है। मैं संसद में अपनी बात रखते हुए शब्दों का चयन बहुत मैं बारीकी से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब संसद में बोलता हूँ तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दल और अपने क्षेत्र के लिए बढ़ रहा हूँ। जिस पद से मैं बोल रहा हूँ, डेप्यूटी लीडर, उस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे शब्दों के चयन में मैं बहुत समय लेता हूँ। और मैंने तो पहले ही कहा मैं वर्गो हूँ। वर्गो बाय नेचर इंट्रोवर्ट होते हैं, मैं तो सच्चा वर्गो हूँ। मुझे नहीं पता हॉरोस्कोप के बारे में इतना, मैं आपको, आपकी ग्राहकों को पता होगा, वर्गो होते ही इंट्रोवर्ट है, पर मैं हूँ इंट्रोवर्ट, उसमें क्या है। पर मुझे उसके साथ साथ लोगों के बीच में रहना और लोगों की समस्याओं का समाधान करना, और लोगों के बीच में हमारे भारत देश में जो विविधता है, उत्तर पूर्वांचल से दक्षिण, दक्षिण से राजस्थान, इस विविधताओं के बीच में रहना, जीना, समझना बहुत मुझे अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि एक सांसद होने का यही एक हमारा एक सौभाग्य है कि सुबह हम गांव में चाय पीते हैं, शाम को हम अपने एक किसी शहर में लोगों से मिलते हैं, और रात को दिल्ली में महानगर में आके हम सभी के साथ जो एक वार्तालाप करने का, ये जो एक ही दिन में हम अपने देश के इतने सारे सच्चाइयों को समझने का जो हमको एक अवसर मिलता है, तो इसलिए एक सांसद होना एक बहुत सौभाग्य का जिम्मेवारी है। मैं आपसे एक सवाल AIUDF पे पूछना चाहता हूँ। आप वापस असम चले गए, आपने बोला आप असम छोड़ गए। लोकसभा पे और बात कर लें, आपकी इच्छा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के आपने ये मतलब गूगली लेके आप हमको असम से देश लेके आए, देश से वापस असम। लेकिन इंडिया पे सवाल है, इसलिए मैं AIUDF का जिक्र कर रहा हूँ। AIUDF पे सवाल है क्योंकि इंडिया का जिक्र है। अब ये सवाल जो है मैं इसलिए दाग रहा हूँ क्योंकि चूंकि आपने कहा कि गूगली कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं वो और ये मिक्स करके पूछूंगा अगला सवाल, ठीक है? AIUDF से आपका अलायंस नहीं हो पाता है, कई वजहें होती हैं, कई वजहें गिनाई जाती हैं। और असम में पत्रकार ये भी बातचीत करते हैं कई बार कि मैं असम एक बार गया था, NRC जब एकदम शुरुआत में फ्लोट हुआ था तो मैं गया था एक बार असम रिपोर्ट करने, और उसके बाद भी एक आध मौक़ों पे जाना हुआ। तो ये पत्रकार बातचीत करते हैं कि AIUDF की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है, जिस तरह की पॉलिटिक्स वो करते हैं, AIUDF में यहाँ पे कांग्रेस काफ़ी डेंट किया है। और जो नया परिसीमन सामने आ रहा है उसके बाद तमाम फैक्टर्स को देखें तो बीजेपी भी ये चाहती है, हो सकता है ना भी चाहती हो, वो एक कयास की बात हो रही है, बीजेपी ये चाहती है कि बीजेपी वर्सेस AIUDF का चुनाव हो। एक ये कयासबाजी हो गई। और दूसरी ये बातचीत कि इंडिया का जो आपका अलायंस है उसमें AIUDF का
से लेकर बातचीत और शामिल करने की प्रक्रिया कितनी आगे बढ़े हैं आप लोग? देखिए, जब इंडिया अलायंस की बात आती है तो मैं क्यों बात करूं भाजपा और AIUDF की। हमने इंडिया अलायंस बनाया है देश के संविधान को सुरक्षित करने के लिए और बेरोजगारी और महंगाई के समस्या को समाधान करने के लिए। इस इंडिया अलायंस में जो विभिन्न दल हैं और इन दलों के जो विभिन्न मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों में बहुत से सामाजिक समस्याओं को सुधारा है, उनके सामूहिक अनुभव को लेते हुए राष्ट्रीय स्तर पर हम एक नया रोड मैप लाए। इसीलिए इंडिया अलायंस हमने गठित किया है। इस इंडिया अलायंस को लेते हुए हम वो दल चाहेंगे जो हमारे संविधान के आदर्शों पर विश्वास करता है और हाँ, चुनाव में बीजेपी का विरोध करना चाहता है। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो नाम में विपक्ष कहलाए जाते हैं लेकिन काम में वो बीजेपी के सहायक होते हैं। आप AIUDF का नाम ले सकते हैं अगर चाहें तो। ऐसे क्योंकि और भी दल हैं, क्योंकि मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। और भी दल हैं, मतलब और भी AIUDF तो है इसमें आपके लिए। और भी दल हैं जिनका नाम से वो विपक्ष हैं पर वो काम से वो सहयोगी हैं भाजपा के। तो ये नकली विपक्षी दल हमको नहीं चाहिए। इंडिया अलायंस आज जैसे है, अगर इसमें हाँ सच्चे मन के और विपक्षी दल जो भाजपा से लड़ना चाहते हैं, भाजपा को नीचा करना चाहते हैं, ऐसे दल स्वागत है। पर हाँ, ऐसे दल जिसके उत्थान से भाजपा भी खुश है, ऐसे दल जो भाजपा के राजनीति को अपने राजनीति एजेंडे से उनको मिलते हुए और उनके खुद के राजनीतिक भविष्य के लिए समझते हैं कि ज़रूरी है, चाहते हैं, तो ऐसे दलों की जगह इंडिया अलायंस में नहीं है। ये इंटरव्यू का जब सेटअप लग रहा था गौरव, तो आप कई सारे पत्रकार आपको घेरे हुए थे और इंडिया का नाम भारत करने की जो बात हो रही है इस पे आप बाइट दे रहे थे कई सारे न्यूज़ चैनल्स को। लेकिन क्या उदयनिधि स्टालिन के बयान पे आपसे बाइट मांगी गई तो क्या कोई जवाब दिया आपने? हाँ, दिया मैंने। क्या मैंने यही कहा है कि कांग्रेस पार्टी, हम तो संविधान में विश्वास करते हैं। भारतीय जो हमारी एक संस्कृति है, संविधान में समानता, इक्वालिटी का जिक्र किया हुआ है और यही मेरी राय है कि कांग्रेस पार्टी, वी आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड वी आर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड। भगवान और कानून के सामने हम भारतीय नागरिक समान हैं। और भाजपा कोई दल नहीं जो हमको राष्ट्रवाद और धर्म के आधार पर हमको सर्टिफिकेट बांटे। उन्हीं के सहयोगी दल ऐसे हैं जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया है। उन्हीं के सहयोगी, उनके एनडीए में ऐसे दल हैं जिन्होंने भगवान हनुमान का अपमान किया है। उन्होंने यूपी में एक ऐसे सांसद, पूर्व सांसद के बेटे को मंत्री बनाया जिन्होंने संसद के अंदर भगवान राम और भगवान हनुमान का अपमान किया। ऐसे घिनौनी शब्दों का चयन किया जिसका इस्तेमाल मैं आपके इंटरव्यू में नहीं करना चाहूँगा। तो भाजपा कोई दल नहीं जो राष्ट्रवाद में या धर्म के आधार पर। आप नरेश अग्रवाल की बात कर रहे हैं शायद। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने बहुत अलग अलग आपको उदाहरण दे चुका है, क्योंकि ये एक उदाहरण नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। ये दल हमको सर्टिफिकेट देंगे राष्ट्र धर्म पे, जो लोग गोडसे को सच्चा हिंदू समझते हैं, जो लोग गोडसे को पूजा करते हैं, ये हमको हिंदू धर्म सिखाएंगे। जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को मारा, जिस व्यक्ति ने अपने अंतिम शब्द हे राम कहा और उसके मारने वाले को वो सच्चा देशभक्त समझते हैं, ये दल कौन होते हैं कि हम सबको धर्म और राष्ट्र पे हमको सर्टिफिकेट दें। खाली समय में क्या करना पसंद है आपको? खाली समय पे मुझे खाना पसंद है। खाना कैसा खाना पसंद है? हर प्रकार का खाना। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ का मैं स्थानीय खाना खाना चाहता हूँ। मैं पश्चिम बंगाल में प्रभारी था, मैं वहाँ का हिलसा मांस खाया। अब मैं राजस्थान जा रहा हूँ तो मुझे दाल बाटी चूरमा खाने का मुझे पसंद है। मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली का चाट, गोलगप्पा, और मैं तो आभार प्रकट करता हूँ कि हर साल शशि थरूर अपने निवास पर एक आम और चाट का पार्टी देते हैं। अच्छा। उस आम और चाट पार्टी में आप भी अगली बार आइए। बहुत ओल्ड दिल्ली की, पुरानी दिल्ली की बिट्टू चाट, जो बहुत, पता है दिल्ली में आम खराब मिलते हैं। मैं बनारस से आता हूँ तो बनारस का लंगड़ा आम ज़्यादा फेमस है, मुझे ज़्यादा अच्छा। तो यही तो आम पार्टी है, सभी प्रदेशों के आम आते हैं। अच्छा। आप कर लीजिए आम पर बहस। किसी दिन अगर कबाब पे अगर होगी तो हम कबाब पे भी बहस कर सकते हैं कि गलौटी बेटर है या टुंडा बेटर है। ये बहस भी हो सकती है, सही कह रहे हैं। और कुकिंग करना भी जानते हैं?
नहीं, अफसोस है कि जो कुकिंग किया वो सिर्फ कोविड के समय किया। क्योंकि घर में लिमिटेड होगा लोगों का आना जाना। नहीं, लिमिटेड नहीं है, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि एक चीज़ बनाने में बहुत समय लगता है। अच्छा। तो कोविड के समय टाइम पे बहुत समय था, तो कुछ एक्सपेरिमेंट गलत हुए, कभी दाल गलत बन गया, कभी चावल गलत हो गया, लेकिन कभी कभी अच्छा भी निकला, तो उसको एटलीस्ट मैंने तो अप्रिशिएट किया, चाहे मेरे परिवार ने अप्रिशिएट किया वो ना हो। बट अगर मेरे पास समय है और गलती करने का मेरे पास एम्पल टाइम है तो मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन नहीं तो मैं खाने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। तो ये थे गौरव गोगोई जमघट के इस एपिसोड में हमारे साथ, जो अगली बार गिलौटी या टुंडे पे भी बहस कर सकते हैं। उन्होंने ये भी खुला निमंत्रण दिया है। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। गौरव, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।